Hello everyone, welcome to EduTap. So today I have with me in your topper series talk, Miss Komal. Thank you so much Komal for coming. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me over here. And it is a pleasure to be with you here and the whole team of EduTap, जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है over the number of years. So thank you so much. You're welcome. And guys, I would like to tell you a brief introduction about Komal. First of all, as you know, this interview is about the SEBI Grade A officer. So Komal is a Grade A officer at SEBI. She has been selected this year in 2021. And guys, I have a lot of interesting points to share with you as we listen to her story. ठीक है, तो start करेंगे कोमल इसमें. I would just like to give थोड़ा सा introduction about you. So Komal has done BCom, MCom, and then she is also qualified UGC NET twice. She appeared in 2018 SEBI examination wherein she cleared phase 1 but she could not crack phase 2. But my dear friends, you have to note this point down. She was working. She is working as assistant professor in her own college. She hails from Punjab. But after 2018's exam, she was preparing for SEBI examination continuously from that time. Right, Komal? Yeah. थोड़ा सा आप बताइए फिर इस बारे में. So it was an interesting journey because 2018 में when I came to know about the SEBI examination कि ये होता है और direct recruitment होती है इसमें just like RBI. तो अवेयरनेस के जो अभाव रहता है उसके कारण काफ़ी बच्चे नहीं जान पाते हैं कि ये एग्ज़ाम एग्जिस्ट करता भी है और आप इसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं. बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड माई सेल्फ, मुझे एमकॉम के बाद आई एक्चुअली डिड इट इन 2016. तो 2018 में जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था तो इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग पॉइंट फॉर मी कि मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि रिक्रूटमेंट के बारे में. तो जब मुझे पता चला तो आई गॉट 4 months टू प्रिपेयर. सितंबर में आई कुड रिमेंबर नोटिफिकेशन आया था एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ओनली एट दैट टाइम. strategy बनाई. I am in a habit of diary writing actually. So what I do that I used to prepare the schedules, targets क्या हैं, किस तरह से prepare करना है और वो सारे targets बनाती थी, syllabus go through करती थी. तो सारी चीज़ें करते करते धीरे धीरे पढ़ाई भी कर रही थी और साथ साथ जॉब भी थी. तो ये भी देखना था कि क्लियर कर पाऊँ. तो टीयर 1 तो क्लियर हो गया था. टीयर 2 में क्रैमिंग वाला पार्ट ज़्यादा था, ESI वाला सेक्शन, तो काफ़ी हद तक नहीं कर पाए थे. उस चीज़ में थोड़ा सा रह गया था. इवन इंग्लिश में आई स्कोर्ड गुड. इट वॉज 80 out of 100. तो वो चीज़ एक अच्छा बूस्ट बन गई थी मेरे लिए कि मैं काफ़ी हद तक आगे जा सकती हूँ. और इसमें एक प्लस पॉइंट ये हो गया था कि जब मैंने स्वॉट एनालिसिस करा था तो मुझे पता चला था कि एज आई एम नॉट गुड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये मेरी वीकनेस है. तो मुझे ये देखना था कि इसमें तो क्वालिफाइंग है, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, तो ये मेरे लिए ईजी ऑप्शन हो जाएगा जाने के लिए. और कॉमर्स के लिए तो मेरा पैशन रहा ही है जब से मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया है. तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ के लिए आपने अपने 7 years ऑफ स्टडी दिए हैं +1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, तो उसमें आप इतना अच्छा हो जाओ, नॉलेज इज रियली अ वेल्थ. तो उस चीज़ में इतना अच्छा हो जाओ कि आप कोई भी उसके रिलेटेड एग्जाम पकड़ो तो कर पाओ. तो सेबी में एक कॉमन पॉइंट ये है कि यूजीसी में अगर 10 पेपर रहते हैं कॉमर्स के तो इसमें जो 6 पेपर्स थे ये वो थे, सिवाय हाँ पेपर 2 के, सिवाय कॉस्टिंग के और कंपनीज एक्ट के जो एज सच वही सिलेबस नहीं होता, बाकी सब में सेम रहता है. तो ये एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए. बट इन 2018 लेट मी टेल यू, वहाँ पे सिलेबस ये नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट रेगुलेशंस, लॉज रिलेटेड टू सेबी. एंड आई मस्ट टेल कि इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया. आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सिंस 2018 एंड 2019 में भी आई कुड रिमेंबर मैंने वही लॉज पढ़े हैं. मैंने उनके नोट्स बनाए हैं और मैं जैसे जैसे वो अपडेट्स आते थे, रेगुलेशंस के अमेंडमेंट्स आते थे, मैं उसको अपडेट करती थी. तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके मुझे एक बेस क्लियर करती गई कि मैं जब सेबी में जाऊंगी तो मेरा काम क्या होगा, उसके डिपार्टमेंट्स क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है. और इससे क्या कहते हैं कि जो मेरी सेबी से अटैचमेंट थी वो भी बढ़ती गई थी कि हाँ मैं यहाँ जाने वाली हूँ. तो दैट वाज व्हेन इट एक्चुअली फ्यूल्ड माय पैशन कि हाँ ये चीज़ है, ऐसे करनी है और यहाँ जाना है. मुंबई इज द लोकेशन वेयर आई हैव टू रीच. सो दैट इज़ हाउ आई जस्ट मैनेज इट ऑल. एंड 2020 में फाइनली नोटिफिकेशन आया and 2021 here it is. I'm qualified now, so it's a good Rest feeling. is history, I would say. We have Komal with us now. She's gonna work in one of the most coveted institutions, regulatory bodies of India. तो policy making, जितनी भी आप interesting चीजें related to government देखते हैं वो सब आपको करने का मौका मिलेगा कोमल. Definitely. Right. तो guys here अगर I could जो कोमल ने अभी बताया, I could take out 3-4 points from here. ठीक है. I must say
those points are very very important for you even before you start your preparation. See what Komal did. First of all, she was clear, right? Then she was dedicated. Clarity rahi, dedicatedly, regularly, consistently she was preparing. First point. Then if you see, she has told she has done her SWOT analysis. People usually don't do that, Komal. Yeah, right. तो SWOT analysis किया अपना, उसके बाद आपने बताया schedule making. You were following a schedule properly. Right. And finally she was positive. प्रिपेयर करते हुए वो पॉजिटिव रही कि मुझे यहाँ जाना है. तो what else do you need guys? यही 4 चीजें हैं. For anything you want in your life ये करनी होंगी. तो इन चारों पॉइंट्स पे today we will discuss with Komal. जितना मैंने इनसे इंटरेक्ट किया है guys, I can tell you, if you incorporate these 4 points, तो मुझे नहीं लगता there is any stopping for anyone. Because आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ी एडिशंस हो जाती हैं चीज़ें, और आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा इंटरव्यू में. क्योंकि जब आप इंटरव्यू में से आते हो ना, तब आपको पता चलता है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ. मैं इवन अदरवाइज आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ इंटरव्यूज, बट जब सेवी का इंटरव्यू था आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड काम. जस्ट एंटर करने से पहले मैं इतनी काम थी, और जब मैं अंदर गई हूँ थोड़ा सा नर्वसनेस था, बट somehow I managed it, drived it, and then I thought कि अच्छा हुआ है. थोड़ा सा एवरेज लग रहा था, बट मार्क्स अच्छे आए हैं, so let's see. तो ऑल इन ऑल पूरा आपको आज हम पैकेज देने वाले हैं. फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू, सारे टिप्स आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम टुडेज इंटरव्यू. कोमल, बिफोर वी बिगिन, आई जस्ट वांट टू नो ऑन अ लाइटर नोट, हाउ लाइक डिड यू कम अक्रॉस सेबी? जैसे आपने बताया कि यू गॉट टू नो इन 2018, यू पास्ड आउट योर मास्टर्स इन 2016. तो इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. पता ही नहीं होता है दैट यू नो कॉमर्स बैकग्राउंड से. इवन येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ कैंडिडेट सिलेक्टेड. ही इज अ सीए. ही थॉट, ही यूज्ड टू थिंक कि शायद दिस एग्जाम इज फॉर इंजीनियर्स. Oh my goodness. Because probably the number of engineers are selected इतने ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा लगा उनको कि शायद ना engineers के लिए होता है. Probably exam में कुछ ऐसा है. थोड़ा सा उस पे shed light कीजिए आप कि कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स या नॉन कॉमर्स कैसे इस एग्जाम को लेके आपको पता चला, और उनको आप क्या बताएंगे? Well, इस चीज़ में मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है. ये चीज़ मेरे से भी कई लोगों ने डिस्कस करी है. सो व्हाट आई थिंक इज पैशन इज समथिंग व्हिच यू शुड वैल्यू. एज आई टोल्ड यू कि से भी था, क्योंकि मुझे अवेयरनेस आई तो मैंने पैशन इसको बनाया कि हाँ ये इस फील्ड में, मैं फाइनेंस की फील्ड में जा सकती हूँ एंड आई कैन एक्सेल इन इट. कॉमर्स में से आप कितनी सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट कर लेते हो. किसी का अकाउंट्स फेवरेट है वो सीए बन जाता है, फाइनेंस है तो वो रेगुलेटर में जा सकता है, फाइनेंशियल कंपनीज में काम कर सकता है. सो द पॉइंट इज बेसिकली अवेयरनेस की काफ़ी कमी है. मुझे 2018 में पता चला था जब मैंने थोड़े से प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करने शुरू किए थे, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द ऑप्शंस कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे एंटर कर सकती हूँ. बिकॉज इट वॉज ऑलवेज माई ड्रीम कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही जाना है. 2016 से आई डिडंट स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर QRE एंड जनरल अवेयरनेस. सो उस टाइम पे मैं प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रही थी जहाँ से मैं और अच्छा QRE अपना बेटर कर सकती हूँ, जनरल अवेयरनेस बेटर कर सकती हूँ. तो देन आई केम अक्रॉस एजुटैप. तब मुझे यूट्यूब पे चैनल पता चला था एंड आई कुड रिमेंबर अंशित सर का वीडियो आता है, उसमें वो नोटिफिकेशन की बात करते हैं. एंड देन आई वेंट थ्रू द सिलेबस, और सितंबर का मंथ था तब मैंने सारा सिलेबस गो थ्रू किया था. द पॉइंट इज यहाँ पे जब हम ये मान लेते हैं कि ये इंजीनियर्स के लिए है या कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए. इवन अभी भी मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई बोलेगा कि आज बहुत सारे CA सेलेक्ट हुए हैं इस बार के रिक्रूटमेंट में, तो अगर अभी भी ये कोई बोलेगा कि इस बार कॉमर्स वालों का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है या CAs का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, दैट वुड बी रॉन्ग. क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब नोटिफिकेशन आई थी इवेंट 2020 में, तो मुझे दिखता था कि जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें से सिर्फ मेरी एक सीट है. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल. मुझे सिर्फ वहाँ से एक सीट दिखाई देती थी मेरी. तो 80 में से मुझे एक सीट दिखाई देती थी, 79 सबके लिए थी, एक मेरी थी. तो मुझे वही दिखता है. तो चाहे मैं इंजीनियर होती, चाहे मैं किसी भी बैकग्राउंड से होती, मुझे ये पता है कि मुझे हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क की कोई लिमिट नहीं होती है. आप कुछ भी सीख सकते हो. आप इतनी अच्छी एज में हो, 30 तक की एज रहती है इनके लिए. तो अगर आप एलिजिबिलिटी, मैं तो मानती हूँ कि मेरी पर्सनल बिलीफ है कि 30 तक आप इतना अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो ना लाइफ को, चाहे किसी भी रैल में आप बात करो. तो इसलिए आप जो चाहते हो आप कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू हैव पॉजिटिव माइंडसेट. Everything else is possible. What a wonderful thought, guys. Very well said, Komal. बिल्कुल. The age जिसको हम बार कहते हैं, actually it is not a bar. It is like उस age तक बहुत कुछ explore कर सकते हो. और वो सब, see, passion you have to find out कि ये exam देना है.
as you said, you became aware because you were exploring. You had this Yeah. idea कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है. है. You explored और आपको मिल गया. Right. Same is with you guys. आप आज नहीं है अगर आपको अवेयरनेस, find about it. सब कुछ आजकल तो is available. इजीली मिल एंड जाता है. टेक्नोलॉजी इज सच अ ब्लिसफुल थिंग. मैं हमेशा से मानती हूँ, आई एम फेवरिंग इट वेरी मच दीज डेज. अपने वर्क प्लेस पे भी मैंने बहुत फेवर करा है इस चीज़ को. तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन मोस्टली बॉर्डर एरियाज में इतनी जल्दी आसानी से होता नहीं है. तो इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बकअप करती थी कि तुम लोगों ने यूट्यूब देखना ही देखना है. जनरल अवेयरनेस के लिए आपके लेक्चर्स मैंने उनको बोले हैं कि देखो, क्योंकि इससे क्या होता है कि कहने की चीज़ें होती हैं. ये स्टफ है, ये जो कंटेंट है, ये आरबीआई के लिए आप बना रहे हो, सेबी के लिए बना रहे हो, लेकिन एक कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए भी इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव. तो इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलती हूँ कि ये चैनल है, मैं बताती हूँ, और उनको वो चीज़ पसंद आती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं. और जैसे वो इन चीज़ों को देखते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट भी हो जाएगी उन टीचर्स के लिए जो शायद इस वीडियो को कभी देखें कि अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़रूर बताएं कि आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ना है. आपने सिर्फ बुक्स को नहीं पढ़ना है, टेक्स्ट बुक्स को नहीं पढ़ना है, आपने ये चीज़ें भी देखनी है. और इसी से उनको अवेयरनेस होगी, उनको एक लाइन मिल जाती है कि हाँ, हमें सिर्फ सीए नहीं बनना है, सीएस नहीं बनना है. क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो मोस्टली यही होता था कि यहाँ आप सीए बन जाओ या सीएस बन जाओ या आईसीटी में चले जाओ. तो वो एक ऑप्शन जो है वो अब जारी है. जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम बहुत सारे इंजीनियर्स देखते हैं, तो इन फ्यूचर मैं ये देखना चाहूँगी कि रेगुलेटर्स में भी हमारे पास मिक्स्ड वैरायटी में बहुत सारे लोग आएँ, और वो लोग आएँ जो सच्ची में बिलीव करते हैं कि हार्डवर्क में बिलीव करते हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए सोचते हैं. अगेन आई वुड से बहुत अच्छी बातें कोमल हमने डिस्कस की हैं. गाइज, अब वी विल स्टार्ट अबाउट योर स्पेसिफिक प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम. आई होप आपको काफ़ी अब तक, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम लेट्स से, या फिर यू आर सर्चिंग फॉर अवेयरनेस, तो आपको और एक्सप्लोर करना होगा, राइट? ये आपको पता चल गया है फ्रॉम एन ऑफिसर सिटिंग विद अस, है ना? कमिंग फ्रॉम, एज दे से कि कमिंग फ्रॉम एन ऑफिसर वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, क्योंकि यू नो फ्यू मंथ्स बैक यू वर ऑल्सो एन एस्पिरेंट, यू वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, बट व्हेन यू क्रॉस द लाइन तो वो जो चीज़ आपने की है वो स्टूडेंट्स के लिए काम आता है, इम्पैक्टफुल हो जाती है. तो लेट्स टॉक अबाउट योर स्ट्रैटेजी कोमल. श्योर. विल स्टार्ट विद फेज 1. पेपर 1 की पहले बात कर लेते हैं. योर क्यूआरई जीए, उसमें what I could understand, आपने कहा that you were in regular touch with these subjects. Right. ऐसा नहीं था that notification came and you had to start the preparation for it. थोड़े से आप general tips please shed a light on this thing कि कैसे regular basis पे इस चीज़ की preparation की जा सकती है, which will be helpful not only in SEBI, other exams also. Right. So as far as English is concerned, I have seen many people कि English में काफ़ी जल्दी से वो घबरा जाते हैं क्योंकि ग्रामर है. और I could remember नरवीर सर's lecture. मैंने जब वो उन्होंने नया IDTAP ज्वाइन किया था तो मैंने उनके क्लासेस ज्वाइन करी थी. तो उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज एक्सप्लोर किए हैं, बट आई कुड फील कि नरवीर सर जैसा अच्छा टीचर इंग्लिश का नहीं मिल सकता. ही इज़ वेरी गुड एट ग्रामर. सो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट आता था. ये नहीं था कि मेरा सेबी का प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका था, फेज 1 के लिए मेरा ऑलमोस्ट प्रिपरेशन डन था, बट आई यूज्ड टू अटेंड हिज लेक्चर्स. व्हाई? बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर. तो इसी तरह से आप लोगों के लिए टारगेट है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश का ग्रामर जो है वो डायरेक्टली नहीं आएगा तो हम नाउन के बेसिक रूल्स नहीं सीखेंगे. जब तक आप वो नहीं सीखेंगे तब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे. दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए तभी आप प्रैक्टिकली कर पाओगे उस चीज़ को. सो ये चीज़ का एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो सबने नज़र में रखना है. दूसरी चीज़ ये कि प्रैक्टिस इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मॉक दीजिए, टेस्ट दीजिए. इवन आई वुड रियली अप्रिशिएट नरवीर सर यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जो वीडियोस जब वो लेक्चर्स देते थे तो आई कुड रिकॉल जब हम लाइव चैट में बात करते थे, सर से क्वेश्चन पूछते थे, एंड ही यूज्ड टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट कि ऐसा नहीं ऐसा है, इसके लिए रीज़न ये है. एंड दैट वाज अ वंडरफुल थिंग ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर कि वो आपको ये बता रहा है कि ये रीज़न तो है ही है, दिस इज द आंसर, बट ये रीज़न है इसके पीछे. सो ये चीज़ आप देखिए, इस चीज़ को समझिए. ये नहीं करना है कि सिर्फ इंग्लिश क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए पास करनी है. सीखिए उसको. मैं हमेशा नॉलेज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देती हूँ, इसीलिए कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं. लेकिन बट द पॉइंट इज कि नॉलेज के बिना कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है आपको, आसान नहीं होती है.
तो इंग्लिश के लिए ये, क्वांट्स के लिए तो आई माई सेल्फ इज वेरी पुअर एट दैट। तो मैंने क्या किया था, मैंने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी। आई कुड रिकॉल, मैंने अभी तक अगर देखा हो तो मैंने शायद 10 बार सब टॉपिक्स, रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरीथिंग, मैंने शायद नोट्स बना बना के 3-4 कॉपीज भर ली हैं और मैंने उसको प्रैक्टिस किया है। हर तरह का क्वेश्चन के टाइप मैं ले लेती थी और उसको प्रिपेयर करती थी। विद द टाइम कोर्सेज जो आपके क्वेश्चंस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि आप अपने आप को टच में रखिए। जो भी रीसेंट एग्जाम हो रहा है, आप जिस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जरूर देखें। मेरे लिए फर्स्ट स्टेप यही होता था कि मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स देखती थी, उसका एनालिसिस करती थी, लेवल फाइंड आउट करती थी कि मैं इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, क्यूआरई हो, जीए हो। तो उसके साथ साथ फिर मैं देखती थी कि मुझे कितना लेवल लेके जाना है। एंड ऑफ कोर्स जैसे एक स्टूडेंट होता है तो उसके माइंड में हमेशा एक टारगेट होता है कि मैंने इस बार 70% मार्क्स लेके आने हैं तो मेरे लिए इट वाज ऑलवेज अ टारगेट कि नहीं, जो चाहे हो जाए 70% तो मेरा टारगेट हमेशा रहता था, 70 to 75%। यूजीसी के लिए भी मेरे माइंड में यही था तो उसके बाद आप कहाँ स्टक करते हो वो आपको पता चल जाता है, क्योंकि आप उस 75% के लिए मेहनत करते हो, आप उस 100% के लिए मेहनत करते हो। तो फाइनली जब आप इतनी मेहनत कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं तो रह जाते हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ पर अड़ जाते हो कि आपका वो क्लियर हो जाता है। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तो प्रैक्टिस, उसके लिए तो मैं और कुछ नहीं कह सकती। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। रीजनिंग के लिए अगेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो कम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आई हैव सीन पहले केसलेट नहीं आते थे सेबी के पेपर में, 2018 में आए थे, फिर 2020 में मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया अच्छे से क्योंकि मुझे नहीं पता था 2018 में। फिर मैंने केसलेट प्रिपेयर किए थे और वहाँ पे गलतियाँ जो होती हैं मोस्टली लोगों से वो ये होता है कि स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती वो चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। रीडिंग हैबिट जो है अपनी डेवलप कीजिए। जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसको धीरे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आप जल्दी करेंगे तो पेपर में वो जल्दी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, गिव इट टाइम। आपको 10 मिनट लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, दीजिए उसको टाइम, क्योंकि उस चीज़ से आपकी फाइनली एक कंसिस्टेंसी बनेगी, स्पीड बढ़ेगी और फाइनली फिर एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाती है। तो ये रीजनिंग के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा पार्ट है, दैट इज़ जर्नल अवेयरनेस, जो मेरे ख्याल से हमें स्पेशली किसी चीज़ के लिए ना प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जर्नल अवेयरनेस इज समथिंग जो सबको पता होनी चाहिए, सबको आती होनी चाहिए। इवन एज अ स्टूडेंट आप लोगों को बोला जाता है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कि आपको यू शुड बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स। हाँ, ये चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे कुछ फोकस्ड एरियाज आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेबी के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस, जर्नल अवेयरनेस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो इन दैट केस कॉमर्स वालों के लिए इट्स कॉमन, बट फॉर इंजीनियर्स उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लेक्चर्स मैंने आपके बहुत सारे फॉलो किए हैं एंड आई वाज रियली यू नो, मुझे इतना मजा आता था वो सारे अटेंड करके कि मैम ने कोई भी न्यूज़ छोड़ी नहीं है और सब कवर कर लिया है। और साथ में योर वॉइस इज रियली स्वीट एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो सच्ची में। तो उस चीज़ में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो हर एक का इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि आपका इंग्लिश अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, क्वांट्स अच्छा है, जर्नल अवेयरनेस अच्छा है, तो आप उसको कीजिए। जर्नल अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं है, इट्स अ क्रैमिंग पार्ट, आई नो, बट अगेन प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे याद है कि जब से मार्च में नोटिफिकेशन आया था, अपलोड होते जाते थे और मेरी आदत ये रहती थी कि जैसे ही आपका वीडियो आता था मुझे 1-2 दिन के अंदर अंदर उसको देखना रहता होता था। तो जब मैं देख लेती थी तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती थी। उसके साथ साथ मेरा ये टारगेट रहता था कि जो पिछली वीडियो है मैंने वो भी एक बार रिकैप्चर करना है, ताकि मुझे एक बार याद आ जाए वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। एंड देन रिविजन सीरीज हेल्प्स अ लॉट। जब पेपर आने वाला होता है तो रिविजन सीरीज डेफिनेटली लॉन्च करते हो आप, तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको सारे के सारे रिकॉल हो जाते हैं। और जितना टाइम था मेरे पास 2020 के बाद कोविड आने की वजह से, तो दैट वाज मोर देन इनफ टाइम। तो उसमें मैं इतना कुछ सीख सकती थी, मैंने उतना सीखा भी है कि उसको मैं रिवाइज करते जाऊँ तो मुझे बोरिंग ना लगे और मुझे अच्छा लगे कि हाँ, अगर इसमें से कोई एक क्वेश्चन भी आ जाएगा तो मेरे मार्क्स तो बनते हैं ना, मुझे और क्या चाहिए। क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है कि उसको आप ये नहीं कह सकते कि जो मैम ने क्वेश्चंस पढ़ाए वो आएंगे, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 1, 2, 5, 10 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क, जस्ट गो फॉर इट। तो गाइज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आई थिंक ये तो कोमल ने बहुत अच्छे से एम्फसाइज कर दिया है। नाउ
जो points she has mentioned, I would like to tell you, if you have observed कि कोमल was regular सबसे पहले तो in all the subjects, right? Consistently आपको करते रहना है. And let me tell you, she has made use of YouTube videos a lot. If you see, she has told you about English के videos हो, चाहे नवीर sir you mentioned, GA videos, Right. then quant reasoning, everything is available online. आपको Right, बस right. find out करना है. तो she has regularly made use of the videos that are available to you, to all the students. See, अब वो हम सब students के लिए बनाते हैं, पर उनमें से कितने ऐसे हैं कोमल जो उनको consistently use करते हैं, and then they are sitting here. That I want to tell you. Financial awareness you mentioned. Till examination we used to get mails कि financial awareness कहाँ से करना है, and I remember I used to tell them series कब से चल रही है. हाँ. उसके अलावा so much things are there जो हम कोर्स में देते हैं, लेकिन Right. YouTube is for everyone. तो guys find out, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको. उसके बाद when you identify your source, I would say कि आप भी ये जरूर बताइए कि जब आप source find out कर लेते हैं तो उसको Stick to it. regularly stick to it. Revision is the key word she has used again and again. कि don't just think कि इसमें से ही सब कुछ आ जाएगा, कहीं से भी आए, आप तो मत छोड़िए एटलीस्ट उसे. तो व्हाट अगेन आपने कहा कंसिस्टेंसी एंड रिविजन, राइट? तो मॉक टेस्ट भी क्या कोमल यू यूज्ड टू टेक रेगुलर बेसिस पे? यस एक्चुअली मुझे याद है कि आपकी ऐसे वीडियोस आती थी, तो उसमें मॉक टेस्ट में मुझे ये रहता था कि मुझे एक इवैल्यूएशन हो जाता था. टाइम टू टाइम मैं खुद का इवैल्यूएशन खुद करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे पता चल जाता है कि वो कहते हैं ना कितने पानी में आप, वो पता चल जाता है. तो वो ज़रूरी हो जाता है वो पता करना, क्योंकि आई बिलीव इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ. सबसे बड़ी चीज होती है आप अपने लिए अगर आप खुद से सच्चाई देखते हैं, कंसिडर करते हैं इस चीज को, तो और कोई बड़ी चीज नहीं है इसके लिए. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता. आपकी टीचर्स को भी अगर आपके साथ कनेक्शन में है, बहुत अच्छा एसोसिएटेड है, तो फिर उनको पता होगा. बट अगेन सबसे अच्छी इवैल्यूएशन आप खुद ही कर सकते हैं. तो बी ट्रू टू योरसेल्फ. आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, वो सारा मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा. ये टीचर्स हैं यहाँ पे सिर्फ गाइड करने को. आपके टेस्ट ले लेंगे, इवैल्यूएट आपने खुद ही करना है. ऑनेस्टी आपने खुद ही दिखानी है जब आपने पेपर देना है, जब आपने मॉक टेस्ट देना है, वो ऑनेस्टी आपने खुद दिखानी है. आपने अपना जो जज्बा है कि करना है, कॉन्फिडेंस है, एक्यूरेसी है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सब आपने एग्जीक्यूट करनी है. दे आर हियर टू गाइड यू. अंशित सर के वीडियोस मैंने देखे हैं टाइम मैनेजमेंट पे, किस तरह से स्ट्रेस मैनेज करना है, क्योंकि ऐसा टाइम पीरियड आया था कि जब लग रहा था कि सर हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं. एंड मुझे भी एक टाइम पे आया था कि लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 15 days, 1 month. बट नहीं, जनरल अवेयरनेस के साथ फिर मैं कनेक्ट में रहती थी. कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप छोड़ नहीं सकते नो मैटर व्हाट, बट उसके साथ एक इंटरेस्ट से जुड़े रहना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ना कि कंपल्शन की तरह कि ये करना ही है तो करना ही पड़ेगा. नहीं, इंटरेस्ट से कीजिए तो थिंग्स गेट इजीयर, बहुत इजी हो जाती है. वो आपको और फ्यूल देगा उस चीज के लिए. तो मॉक टेस्ट भी मैंने ली है, मैंने अपेयर हुई थी, और इवैल्यूएशन भी तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक टाइम होता था जब हम एग्जामिनेशन से कहते थे कि एग्जामिनेशन क्यों होते हैं, बट नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई. ऑफ कोर्स, राइट. तो मॉक टेस्ट आप रेगुलरली लीजिए, ठीक है. रिविजन एंड योर रेगुलर स्टडीज आर देयर. इसमें ना आई वुड लाइक टू आस्क कोमल, पेपर 1 का तो आपने जनरली बताया कि हाउ स्टूडेंट्स कैन एवरीडे बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एनीथिंग स्पेसिफिक यूड लाइक टू मेंशन कि एग्जाम से पहले यूजुअली व्हाट हैपेंस इज जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब एक पंप मिलता है, यू नो दैट नाउ इज द टाइम टू डू. तो उन ड्यूरिंग दोस डेज व्हाट विल यू सजेस्ट कि लेट्स से अबाउट जीए कि इतना मंथ का करंट अफेयर्स या इतना ये चीजें तो बेयर मिनिमम यू शुड डू. क्वांट रीजनिंग आपने सब कुछ यू हैव प्रैक्टिस, लेकिन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो नहीं कर पाएंगे इवन इफ वी दे हियर अस. तो उसमें आप थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि व्हेन द नोटिफिकेशन इज आउट, एक स्पैन है आपके पास टाइम का, उसमें आप क्या करना चाहिए आपको. डेफिनेटली you have to be targeted with regard to this, क्योंकि आपको अब स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपने ये चीज़ इतना करना है, ये चीज़ इतनी करनी है. जैसे मैंने अभी स्वॉट एनालिसिस बताया, हो सकता है क्वांट्स में आपको कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हो, कुछ बहुत नहीं आते हो, बिल्कुल नहीं आते हो. जैसे प्रोबेबिलिटीज है नहीं है सिलेबस में, बट प्रोबेबिलिटी मेरे लिए बहुत बड़ा एक तीर था जो मेरे लिए चलाना मुश्किल था. तो ऐसा है कि अपनी स्वॉट एनालिसिस डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज इट हेल्प्स यू लॉट. और दूसरी चीज़ ये कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो थोड़ा सा एक कह देते हैं एड्रेनलिन रश भी आता है हमें कि अब करना है. तो उसमें बस भागदौड़ी में रह नहीं जाना है, हमें वो टाइम इन्वेस्ट करना है एक्चुअली प्लानिंग में. एंड व्हेन द प्लान इज रेडी,
गो फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, और ऐसी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए कि आपको वो सीधा, जैसे मुझे टियर 2 के बाद थोड़ा सा अजीब लगेगा बट मुझे ऐसे मुंबई दिखता था आंखों के सामने, तो वैसे आपको भी दिखना चाहिए जहां आप जाना चाहते हो। अगर आप सेवी में जाना चाहते हो, आपको आंखों के सामने सेवी नजर आना चाहिए, आरबीआई नजर आना चाहिए। सो ये चीज आप अपने माइंड में रखिए हमेशा से, टारगेटेड हो जाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए एंड मेक श्योर, जैसे मैं डायरी राइटिंग करती थी तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप रोज के टारगेट्स लिख सकते हैं, और आपको ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट देगा। क्योंकि आई कुड रिकॉल 2018 में जब मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने क्या किया था कि 2019 में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई टुक द नोट ऑफ ऑल दोज नोट्स कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, कहाँ कहाँ से पढ़ा था। और उस चीज को देखती हूँ जब मैं, तो आज भी मेरे पास तब से डायरीज पढ़ी हैं, तो आज भी मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे कभी भी 2018 के अटेम्प्ट ने डिस्करेज नहीं करा आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए कि मुझे नहीं करना या नहीं होगा या क्या होगा। मुझे ये पता था कि मुझे कहाँ कहाँ पे कमी हुई थी मेरी तरफ से, मुझे कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है और कैसे वहां तक पहुंचना जहाँ तक मैं पहुंचना चाहती हूँ। इवन यही चीज मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि अगर इस बार भी क्वालिफाई नहीं होता तो आई वाज वेरी श्योर कि 2021 में तो हो ही जाएगा। तो नोटिफिकेशन जब आए, स्ट्रैटेजाइज वेल और एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हमें इतना ज्यादा भटकना नहीं है, सब चीजें पॉसिबल हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और अपना जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो हमेशा बना के रखिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। आप मोटिवेटेड रहते हैं हर टाइम के लिए, तो वो और भी चीजें आसान कर देता है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान कीजिए, उसमें टाइम लगेगा, बट देन यू फोकस ऑन योर राइट। वन मोर थिंग, टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैं वर्किंग में थी, तो ऐसा था कि 9 to 2 की जॉब होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी रहते हैं, तो कभी 3 कभी 4, तो ऐसा हो जाता था कि शाम को आके आपने नेक्स्ट डे के लिए लेक्चर भी प्रिपेयर करने हैं, लेकिन अपने लिए टाइम भी निकालना है, क्योंकि नो वन न्यू, नॉट इवन फ्रॉम माई फ्रेंड्स सर्कल और मेरे कॉलीग्स, किसी को भी नहीं पता था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सेवी, इवन नॉट इवन माई फैमिली। सो दैट वाज अ पॉइंट कि मुझे ये देखना था कि किस तरह से मुझे प्रिपेयर करना है। सो आई यूज्ड टू डिवाइड माय डेज इन 2 हाफ्स। एक मॉर्निंग वाला स्लॉट होता था, उसमें मैं जैसे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते थे, फॉर एग्जांपल क्वांट्स, रीजनिंग, हर एक का अपना तरीका होता है, वो आप देख सकते हैं। मेरा तरीका ये था कि जिसमें समझ ज़रूरी है, जिसमें टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, जिसमें फ्रेश माइंड ज़रूरी है, वो मैं मॉर्निंग में पकड़ लेती थी। फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ हो गया, जब मैंने लॉज पढ़ने होते थे, रेगुलेशंस पढ़ने होते थे, सर्कुलर्स पढ़ने होते थे, तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाता था, तब मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकती थी। आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 इवन समटाइम्स। हालांकि मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं बस ऐसे बोलती हूँ कि 4 बजे उठना ही उठना है, ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जब नोटिफिकेशन आया था तो मुझे पहले 2 महीने काफ़ी अच्छे से स्ट्रिंजेंटली आपको काम करना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा पेपर आने वाला होता है तब आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि तब आपको ब्रेक चाहिए, इतनी कंसिस्टेंसी में नहीं हो पाता है। 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, कोविड ने तो और भी टाइम ले लिया था, तो और भी दिक्कत हो गई थी। नवंबर में जाके फिर जब मॉक टेस्ट आए थे, आई कुड रिकॉल, तो मैंने वो बहुत एंजॉय किए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट ऑल इंडिया, तो वो बहुत एंजॉय किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी इवैल्यूएशन हो जाएगी और फिर मुझे जनवरी तक का टाइम मिल जाएगा ये देखने के लिए कि मैं कितना और प्रिपेयर करने वाली हूँ और मुझे कितना रिविजन करनी है, कितना पेंडिंग है, और कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे छूट गई हो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो 17 जनवरी को पेपर था, तो वो मैंने पेपर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। मॉर्निंग का स्लॉट लीजिए और इवनिंग का स्लॉट लीजिए। इवनिंग के स्लॉट में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे इंग्लिश हो गया। आई यूज्ड टू रिकॉल कि 8 बजे नरवीर सर के लेक्चर्स आते थे, तो मेरा होता था कि डिनर मैंने 8 बजे से पहले कर लेना, क्योंकि आई यूज्ड टू एंजॉय दोज लाइव सेशंस। तो मुझे इंटरेक्ट भी करना है, मुझे सेशंस भी सुनने हैं। 5 बजे के आसपास आपके सेशंस आते थे जनरल अवेयरनेस के, तो मैं वो भी इंजॉय करती थी। तो मेरे पास टाइम स्लॉट्स बन गए थे कि ये 5 बजे का सेशन है, ये 8 बजे का सेशन है, इन 2 घंटों के बीच में मैंने जब पढ़ना है, इवनिंग टाइम है, वो एंजॉय करना है। सो एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो, बट मेक श्योर दैट यू कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक व्हाइल प्रिपेयरिंग। तो कोमल, आई वुड लाइक टू आस्क हियर, was it not difficult कि consistently, क्योंकि देखिए you are working also, डिवाइड भी किया हुआ है, लेकिन उसको what I feel कि मुश्किल क्या रहता है to follow it on a regular basis, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है एटलीस्ट कुछ पॉइंट के बाद। तो फिर तब आप क्या करती थी जब लगता था कि नहीं, लेट मी टेक अ ब्रेक, या आज मैं नहीं कर रही हूँ? तब मैं लेती थी ब्रेक। आई यूज्ड टू टेक ब्रेक्स। आई मीन आई एम अ पर्सन जो ट्रैवल करना बहुत पसंद करती है, घूमना बहुत पसंद करती है, तो कोविड के टाइम में इट वाज नॉट पॉसिबल। सो आई एम एक्चुअली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो मैं म्यूजिक सुनती थी। यू कैन गो फॉर मेडिटेशन एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जिस चीज़ से आपको थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि
वही चीज मैं बोल रही थी कि जर्नल अवेयरनेस जैसा पार्ट आप नहीं छोड़ सकते हो रेगुलर बेसिस पे। क्यूआरई आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल सकते हो कि हाँ हो गया, एक बार मैंने रिवीजन कर लिया, मैं एक बार मैंने गो थ्रू कर लिया सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब मैं थोड़ा सा होल्ड पे डाल देती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ, और तब मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करती थी, क्योंकि आपके लिए आपका माइंड का तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए। आप चाहे जितना मर्जी क्यूआरई कर लीजिए, जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अगर वो आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स योर माइंड इज टायर्ड। तो आपको उसको भी प्रिपेयर करना है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको बस कोल्लू की बैल की तरह चलाते जाइए, नहीं, आपको ब्रेक भी लेने हैं, लीजिए, बट मेक श्योर दैट यू हैव सेल्फ कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। वो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ताकि आप वापस उस ट्रैक पे आ पाए जहाँ पे आपको आना है, और उसी ट्रैक पे फिर कंटिन्यू कर पाए। तो ये तो आई वुड से गोल्डन वर्ड्स हुए कोमल, क्योंकि वी गेट दीज क्वेरीज के वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, लेट्स से दे से कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रिपेयर करने में, 3-4 days अ वीक हो गया तो उसके बाद लगने लगता है कि इट्स वेरी टायरिंग, काम भी बहुत है, ऐसे है। बट देन अगेन क्लैरिटी है तो टेक ब्रेक्स, अपने आप को सिंक में रखिए, एज कोमल सेड, जो पसंद है हॉबीज फॉलो कीजिए, एंड देन कम बैक टू द ट्रैक जो आपका एक्चुअली है। ठीक है, तो आई थिंक फेज 1 पेपर 1 के बारे में, ऑल्दो जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, मुश्किल नहीं होता इवन फॉर इंजीनियर्स, है ना, कर लेते हैं, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको लाइटली ना लें, बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप पेपर 2 में स्कोरिंग रियली गुड और पेपर 1 में पॉइंट्स पे होते हो आप, तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू, एंड डेली बेसिस पे कर सकते हैं सब कुछ, राइट। So let's move on to your paper 2, which is a common subject in your both the phases. Yes. So although what I understand is you had a background, you have cleared UGC NET, ये सब पढ़ाई की हुई है, but how to go for the subjects? जब आप इस बार तो especially the notification came और you were preparing किसी और mindset से, Right. you got to know उसके बाद change हो गया, मैंने regulations पढ़े थे और ये बिल्कुल ही all set तो together। उससे how did you cope up उस time पे when you got to know कि अच्छा change हो गया सब कुछ? फिर से planning shocked. I was really shocked. मुझे याद है कि 7th of March को notification आया and texted my friend कि ऐसा ऐसा हो गया है and I am really scared. तो he said that you must go for it and I know you're good at planning and executing, so keep that confidence high. वो करना पड़ेगा क्योंकि आपको वो चीज़ ज़रूरी होती है। So the point is that आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपना सेल्फ ड्रिवन भी रखना है आपको। और तीसरी चीज़ ये कि प्लानिंग फिर से मुझे शुरू करनी पड़ी थी, मैंने सारी प्लानिंग फिर से करी है, और एक बार नहीं करी है। ऐसा है कि मैं शॉर्ट टर्म के प्लान्स बना लेती थी, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता था कि मुझे टिल एग्जामिनेशन क्या क्या करना है, एक होता था शॉर्ट टर्म प्लान कि 2 महीने आने वाले 2 महीने में कितना करना है, और अगर 2 महीने में नहीं अचीव हुआ, या मंथ वाइज बना लेती थी, अगर नहीं अचीव हुआ तो फिर मुझे उसको रिवाइज करना होता था। तो आई कुड रिकॉल मैं 3 महीने बाद तो रिविजन कर लेती होती थी कि क्या चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है और क्या चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करती थी। इसके अलावा जब मैं एक्सप्लोर करती थी तो और चैनल्स दिखते थे और कुछ कंटेंट मिलता था, तो मैं उसको भी ऐड करती जाती थी, क्योंकि नॉलेज के लिए तो यू नो देयर इज अ हंगर इन मी, तो मैं तो करती थी ऐसा। तो आपको स्टिक रहना है बस, और कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपकी जहाँ से सीढ़ी चढ़ती है ना, वो सीढ़ी को पकड़ के रखो बस, और कहीं नहीं जाना है। इधर उधर डेविएट होने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा और क्या होगा। वही टाइम अगर आप हार्डवर्क में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, जैसे आप बोल रहे हैं कि पेपर 1 में दैट इज काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, क्वालिफाइंग है, बट इट इज स्टिल अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, राइट। अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसके बाद आप पेपर 2 में नहीं जा सकते हैं, आप सेबी ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। सो गिव इट ड्यू इम्पोर्टेंस, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो क्वालिफाइंग है तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, नो, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आई कुड रिमेंबर मैंने अगर 2016 से क्यूआरई शुरू करा था तो मैंने टिल एग्जामिनेशन फेज 1 तक नहीं छोड़ा था। जर्नल अवेयरनेस तो फेज 1 के बाद भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरव्यू में भी अपेयर होना है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्यूआरई तो चलो आप छोड़ सकते हैं, इवन इंग्लिश नहीं छोड़ सकती थी। आई रिमेंबर कि मैंने फेज 1 के बाद भी जो नरवीर सर के लेक्चर्स अपलोड होते थे, आई गेस कुछ और एग्जामिनेशन जब तब चल रहे थे, तो उसके लिए वो लेक्चर्स डिलीवर करते थे, मैं तब भी सुनती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि जब मैंने इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव देना है तब भी वो मुझे हेल्प करेंगे, मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन में, वोकैबुलरी में, इन सब चीज़ों में किस तरह से कोहेरेंस लानी है आपके ड्राफ्ट में, वो सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। तो डिड यू फाइंड देम, किया वो हेल्पफुल डिस्क्रिप्टिव जब लिखने गए? इट हेल्प्ड मी अलॉट। आई कुड रिमेंबर जब फेज 2 की बारी आई थी तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के 3 वीडियोस आए थे सर के, कॉम्प्रिहेंशन पे, प्रेसी राइटिंग पे और एसे राइटिंग पे।
तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से आपको कोहेरेंस मेंटेन करना है। एक उन्होंने डेमो भी दिया था एक पैसेज के ऊपर कि किस तरह से आपने ऐसे लिखना है, क्या कीवर्ड्स होते हैं, आपने कॉम्प्रिहेंशन में से कैसे पिक करने हैं, क्वेश्चंस को पहले गो थ्रू करना है और उसके बाद में आपने ये करना है। तो आई वाज एक्चुअली गुड एट इंग्लिश। अभी इस बार तो मार्क्स कम आए हैं, बट स्टार्टिंग से मैंने काफ़ी इंग्लिश प्रैक्टिस करी है, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर सकती हूँ। एंड आई यूज्ड टू ड्राफ्ट सो मेनी ऐसे। इस बार तो इतना नहीं हो पाया, 2018 में मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था। इस बार वर्किंग टाइम कुछ ज़्यादा ऐसा था कि नहीं बैलेंस हो पा रहा था, तो इस बार प्रैक्टिस कम करी थी, शायद इस वजह से मार्क्स कम आए हैं, बट अदरवाइज आई एम हैप्पी कि जितना मैंने डिलीवर किया था उतना तो एटलीस्ट मिला है। पर कोमल कितने भी मार्क्स कम आए हो, सी यू आर हियर सिलेक्टेड, तो फिर ऑब्वियसली दैट मींस हार्ड वर्क तो था। द पॉइंट इज मेरे लिए हमेशा मेरी सेटिस्फैक्शन इज मोर ऑफ इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी, एंड आई रियली थिंक ये चीज यू आर गोना टेक फॉरवर्ड, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग आई वुड से। अभी तो बहुत ऊपर वी कैन सी यू आर गोना बी। तो अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आपका पेपर 2 की जो हम बात कर रहे थे कोमल, सब्जेक्ट्स के बारे में। योर 6 सब्जेक्ट्स है ना, तो उसमें कैसे बेसिकली द पॉइंट इज क्या सोर्सेज क्या थे आपके, क्योंकि पहला पॉइंट इज सबसे पहला, अगर आपको यही नहीं पता है ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन, यू आर फॉलोइंग लेट्स से 3 सोर्सेज या मल्टीपल कोर्सेज स्टूडेंट्स गो फॉर, तो क्या आपके क्या सोर्सेज थे उन सब्जेक्ट्स के लिए, और फिर उनको आपने हाउ डिड यू स्टार्ट प्रायोरिटाइज किया? और ये एज फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट्स, सबसे पहली चीज़ जो मैं देखती थी बच्चों में, मैंने क्वेरीज काफ़ी सेशन अटेंड करे हैं आपके जब यहाँ होते थे, तो पीपल यूज्ड टू आस्क सर जीएसटी पढ़ लें, रहने दें। तो द पॉइंट वाज कि क्यों नहीं पढ़ना है, अगर वो सिलेबस में लिखा है तो पढ़ना है। इवन सिलेबस के बाहर जाके भी हमें पढ़ना पड़ता है कई चीज़ें। फॉर एग्जांपल पेपर 1 में जब पेपर आया था, तो अभी मैं बात कर रही थी कि जब मैंने पेपर दिया था तो आई कुड रिकॉल, मैंने 20 मिनट्स में पेपर खत्म कर दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पेपर में मेरे लाइफ के जितने भी मैंने चीज़ें कंसेप्ट समझे हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड, वो सब पूछ लिए गए हैं। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, ये क्वेश्चन, दिस फ्रॉम जर्नल अवेयरनेस एंड दे आर आस्किंग इन द कॉमर्स पेपर। तो वो चीज़ अगेन आपकी रियल लाइफ से जुड़ी है। ये तो आप होर्डिंग्स भी देख लेते हैं, पेंटिंग्स भी देख लेते हैं राह चलते, तो उसमें से आपको ये आइडिया मिल जाता है। तो आपको सिर्फ स्टिक रहना है और कुछ नहीं है, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट ऑफ कोर्स। दूसरी चीज़, जब आपको सिलेबस मिल गया है तो आप उस सिलेबस को एनालाइज कीजिए सबसे पहले कि इसमें क्या चीज़ है जो आपको, क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊं तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को गो थ्रू करना है, उसको समझिए, स्टार्टिंग पॉइंट देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे कॉमर्स और अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एक प्रॉब्लम था, उन्होंने अकाउंटिंग कंसेप्ट से शुरू किया था, जबकि सबसे पहले आता है कि आपकी टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स की, देन कम्स कि आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर, ये सब। आई कुड रिकॉल मेनी पीपल सेइंग कि यार ये चैनल वाले बहुत सारा करवा रहे हैं जर्नल एंट्रीज एंड लेजर एंट्रीज, हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प? इट इज गोइंग टू हेल्प, बिकॉज वहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है और वो एंट्री ऐसे क्यों आई है, व्हाट इज द बेस फॉर द सेम। एंड देन न्यूमेरिकल, माना गया था कि न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे, और आए भी कम ही है, 1-2 न्यूमेरिकल आए हैं जो अकाउंट से थे, 1 था या 2 थे, तो वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स थे, काफ़ी लेंदी थे, वो चलो हमने मान लिया कि कॉमर्स वालों के लिए हमने छोड़ दिए। लेकिन जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो थ्योरी को स्टिक भी अगर करें तो वो भी कर सकते हैं। आई माई सेल्फ डिडंट अटेम्प्ट दैट न्यूमेरिकल, तो मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग डील, मैंने करा है, तो जो मुझे आता है, जो मेरे प्लस पॉइंट थे, मैंने वो पढ़े हैं, सिलेबस एनालाइज किया, उसमें से देखा मुझे क्या ईजी लगता है, जो डिफिकल्ट लगता था आई अंडरलाइन देम, और मुझे ये हो जाता था कि जो मैंने कर लिया उसको टिक करते जाओ, उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। उस सिलेबस को जब आप रोज देखते हो ना, या 1 महीने बाद, हफ्ते बाद देखते हो, तो आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये डन है, मुझे आता है, इसको बस मैंने एक बार रिवाइज करना है। देन आप अपने नोट्स बना सकते हो। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, बहुत सारा कंटेंट फॉलो किया है, गूगल पे फॉलो किया है, MCQs देखे हैं, ना सिर्फ यूट्यूब के चैनल से, गूगल पे देखे हैं, उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स देखे हैं। बट द पॉइंट इज यू हैव टू कम अप विद अ प्रायोरिटी लिस्ट। एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपको ये पता हो कि दिस इज द बेस्ट सोर्स। आई डिड इट फॉर माई सेल्फ कि मुझे ये देखना था कि क्योंकि आई बिलीव कि अभी भी कई बच्चे हैं जो इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टाइम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ करनी है कि जो भी आप चीज़ पकड़ रहे हैं, अगर आप टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स यू हैव सो मेनी गुड प्लेटफॉर्म्स टू गो फॉर। आप उनके कोर्स बाय कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाती है, सबसे अच्छी बात ये रहती है, आपको डायरेक्शन मिल जाती है।
तो अगर आपने खुद की राह खुद ही चुननी है, खुद ही बनानी है, वो भी आसान है, वो भी कर सकते हो आप। बस उसके लिए भी थोड़ी थोड़ी गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि जैसे मुझे अवेयरनेस कहाँ से आई एडुटैप से कि सेबी का एग्जाम भी होता है, एंड देन टाइम टू टाइम जो मोटिवेशन लेक्चर्स होते थे अंचित सर के, वो एक प्लस पॉइंट था। सो आपने सिलेबस एनालाइज कर लिया, उसको पढ़ो, गो थ्रू करो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाने नोट्स बनाओ, कोर्सेज को फॉलो करो, क्वेरीज हैं आस्क योर मेंटोर्स, एंड देन उन चीज़ों को उसी टाइम पे क्लियर कर लो। डाउट्स के लिए मैंने देखा काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं उसी टाइम पे कि ये छोड़ देते हैं, आई कुड रिकॉल अ क्वेश्चन, मेरे से गलती हुई थी ये, और मैंने पेपर में ये रियलाइज भी करा। सिक्योरिटीज मार्केटिंग रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, वो मैंने जब क्योंकि मैं सुपर 100 क्लब में हुई थी, ऐड हुई थी, तो उसमें वहाँ पे डेली मॉक्स चलते थे, और एडुटैप के उस एक मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन था, एंड आई कुड रिकॉल कि मैं बाइक पे थी तब, और मैंने उसका आंसर देखा था कि क्या है, बस इतना ही देखा था, और मैंने जेन्युइनली घर जाके नहीं देखा, और जब मैंने पेपर में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ, मैंने 3-4 ट्राइज फिर से दिए, तब भी नहीं हुआ, एंड देन आई रिकॉल कि नहीं, ऐसा गलत हुआ, मुझे देख लेना चाहिए था। सो जब भी डाउट्स आए आपके, उसी टाइम पे उसको क्लियर कर लीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को इतना फुल प्रूफ रखिए कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि कुछ भी हो जाएगा। तो थैंकफुली वो एक ही क्वेश्चन था कोमल जो आपको लगा, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ ये वो क्या रहता है ना, सॉल्व करके लगता है देख के पेपर में कि हो जाएगा, देखा था, बट व्हेन दे स्टार्ट डूइंग इट या ऑप्शंस पढ़ते हैं कि बिकॉज इन ऑल दीज एग्जामिनेशंस, जैसे सेबी है, आरबीआई या नाबार्ड फॉर एग्जांपल, अभी आने वाला है नाबार्ड एग्जाम, तो व्हाट हैपेंस इज क्वेश्चन पढ़ लिया कि हाँ ये पढ़ा हुआ है मैंने, बट व्हेन दे रीड द ऑप्शंस दे रियलाइज ये तो बहुत नियर है, 0.75 0.25 ऐसा डिफरेंस है, तो दैट इज द पॉइंट एज शी सेड। वहाँ पे मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा काम आते हैं, वहाँ पे रियली दे हेल्प अ लॉट, क्योंकि आपको अपने साथ बस सच्चाई बरतनी है, दैट इज इट, और दूसरी चीज मॉक टेस्ट देनी है, उससे ये हो जाता है कि आपको इवैल्यूएशन हो जाता है, और आप खुद को सच्ची में बॉदर करते हो कि नहीं, मुझे ये अटेम्प्ट करना है और मुझे मार्क्स चाहिए। आई कुड रिकॉल वो एक कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाती है जब आप ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट दे रहे होते हो कि कितना रैंक आएगा आज मेरा। आई वाज सो एक्साइटेड कि 3 बजे रिजल्ट आता होता था, तो मैं एक्साइटेड होती थी कि 4 बजे मुझे पोर्टल ओपन करके चेक करना है कि मेरा रैंक क्या आया आज। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इसी तरह से बस कंटिन्यू कीजिए, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, सब कुछ ईजी है, आप बस उसको पढ़ना जानते हो तो सब ईजी है, सब हो जाएगा। So guys, I want to mention here that Komal, because she was from commerce background and obviously net दिया है उन्होंने, तो she did not go for any course specifically, है ना, अपने subjects के लिए। आपने देखा है she has been like guidance वो लेती रही हैं, sessions वो YouTube पे देखते रही हैं, तो कोमल जो जैसे आपका बैकग्राउंड था वी कैन से, लेकिन a lot of students are there even कोर्स लें या नहीं भी लें, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं आउट ऑफ द 6 न्यू हैं, स्पेशली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, तो उसको स्टार्ट कैसे करें, क्या सब्जेक्ट उठाएं पहले, क्या दे शुड गो फॉर एनी प्रायोरिटी के पहले यू शुड कवर दिस फॉलोड बाय दिस, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, there is no priority list, they can pick up whatever they like, as you said syllabus देखो, पेपर देखो, और जो लगता है आप कर सकते हो वो करो, उसमें आप क्या सजेस्ट करोगे? बहुत इजी हो जाता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करते हो, क्योंकि आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये मैनेजमेंट वाला सेक्शन इजी लग रहा है, इसमें तो थियरीज ही हैं, लीडरशिप की थियरी है, मोटिवेशन की थियरी है, इसमें सिर्फ क्रैम करूंगा और इतना हो जाएगा, दैट इज इट। उसके अलावा जब आप फाइनेंस देखते हो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं उसमें। देन अकाउंट्स है तो उसमें घबराहट और हुई थी बच्चों को, जब मैंने देखती थी कैंडिडेट्स के लाइव चैट में कि दे वर लाइक कि जर्नल एंट्री सर बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं, तो अंजित सर बोलते थे हो जाएगा सब। तो आप करिए, जस्ट जान लगा दीजिए, यही होता है। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं, आपको बस वो प्रायोरिटी लिस्ट सबके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि किसी को कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, किसी को कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट मेरे लिए अगर आप बेयर लॉ से पढ़ें तो वो बहुत दिक्कत देगा आपको, लेकिन आई कुड रिकॉल कि एक सर यहाँ पढ़ाते थे, आई कुड रिकॉल द नेम, उन्होंने लॉ की पूरी सीरीज बनाई थी, रजत सर, राइट, रजत सर ने पूरी सीरीज बनाई थी, एंड ही यूज्ड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड ही वाज ऑलवेज लाइक कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और वो एक एक कंसेप्ट को समझाते थे, इंटेंट बताते थे कि उसके पीछे क्या इंटेंट है, और उसके बाद में
और उसको बोलते थे कि ये इसके क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, मैंने वो भी वीडियोस फॉलो करी हैं। तो उससे मुझे एक क्लैरिटी हो गई थी कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, जैसे जैसे अपडेट्स होते थे कंपनीज एक्ट में मैंने वो अपडेट करे थे। और जैसे कि रेफरेंसेस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, तो वो भी आपको क्लियर करना ज़रूरी है। द पॉइंट इज आपके लिए कौन सी चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। अब कंपनीज एक्ट मेरे लिए ईजी था क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही थी कि कंपनी ऐसे बनी है और उसके लिए सेबी का रोल ये है। कैसे वो कंट्रोल करेगी कंपनीज को, डिविडेंड पॉलिसी कैसे बनानी है, ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट करने हैं, ये सब चीज़ें। सिमिलरली इकोनॉमिक्स मुझे पसंद है, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स मुझे अच्छी लग जाती है, पर उसमें ये था कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके लिए। माइक्रो इज रादर ईजी, बच्चों को लगता है डायग्राम देख के कि ऐसा है कि इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, परफेक्ट कंपटीशन कैसे पहचानेंगे, बट द पॉइंट इज कि आपको उसमें इंटरेस्ट देना है तो सब हो जाता है। आप ऐसा कर लीजिए, मैंने क्या किया था कि मैंने एक डिफिकल्ट और एक ईजी वाला सब्जेक्ट पकड़ लिया करती थी, तो मुझे क्या हो जाता था कि जिसमें कुछ नई चीजें, फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग में जो लीन वाला टॉपिक्स थे वो मैंने नहीं पढ़े हुए, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हुए, तो वो मुझे नए सिरे से शुरू करके पढ़ना था, उसके नोट्स निकालने थे, सब कुछ प्रिपेयर करना था। तो मैंने क्या किया था कि हालांकि मुझे वो टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि जापान की उनकी जो ये टर्मिनोलॉजीज है, इन्होंने जो टेक्निक्स निकाली है, दे आर रियली इंटरेस्टिंग, TQM, GIT, एंड मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं ये चीज़ें। इंजीनियरिंग वाले बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा तो मेरे लिए वो एक नया टॉपिक था, बट इट वाज रादर इंटरेस्टिंग बाकी सारे कॉस्ट अकाउंटिंग से। देन सिमिलरली फाइनेंस में बहुत सारी ऑप्शंस आ गई थी, जैसे पेपर 1 के बाद आई कुड रिकॉल इनकम टैक्स के क्वेश्चंस भी आए थे, GST के क्वेश्चंस भी आए थे, एंड देन आई रिकॉल्ड के मैंने पेपर 1 के लिए तो GST नहीं पढ़ा था इतना डिटेल में, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, लेकिन जब पेपर 2 आया था तो फिर मैंने उसको डिटेल में पढ़ा था, एंड दैट वाज व्हेन स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर ये पढ़ना है इतना डिटेल में या नहीं पढ़ना, ये तो अगेन एडिशन हो जाती है। एडिशन इसलिए हुई थी क्योंकि पेपर 2 के लिए यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। if you had prepared beforehand, पेपर 1 से पहले, तो वो आपको एडिशन नहीं लगती, वो एक ऐसा लगता है कि ठीक है एक प्लस पॉइंट है, ये करना है हमें रेडी। तो इन चीज़ों के लिए, इन सरप्राइजेस के लिए भी रेडी रहिए। वो तभी रेडी रहेंगे जब आप वो सारा सिलेबस एक बार गो थ्रू कर चुके हैं और आपकी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंगली वो कंप्लीट हो चुका है। सो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, इजी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, इजी शाम को कर लीजिए, डिफिकल्ट दिन में कर लीजिए, तो उससे ये हो जाएगा कि समझ भी बनती रहेगी, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको ये नहीं लगेगा कि ये करना नहीं है। और धीरे धीरे जब आप उन चीज़ों को बार बार पढ़ते हो तो जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ है वो भी आसान लगनी शुरू हो जाती है, बिकॉज यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। तो यही एक टिप रहेगी मेरी तरफ से। तो वही आई विल जस्ट समराइज जो मुझे समझ में आया कि आप पहले तो सिलेबस यू हैव टू सी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो देखना चाहिए ऑफ कोर्स फॉर एनी एग्जाम दैट यू आर अप्लाइंग टू। उसके बाद एज यू सेड कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट को आप पेयर कर सकते हैं, दैट कैन बी वन स्ट्रेटजी, और काफी अ लॉट ऑफ इनसाइट्स आपको सिलेबस से मिल जाएंगी। अब उसमें विच सब्जेक्ट डू यू फाइंड डिफिकल्ट, कौन सा इजी लगता है, वो बेटर अ स्टूडेंट कैन टेल फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, तो एनालिसिस फिर से करना रहेगा यहाँ पे, राइट। तो ये मेजर चीजें हैं। उसके बाद देयर इज ऑब्वियसली सब हार्ड वर्क तो करते रहना है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड नॉलेज एज यू सेड जितनी ज्यादा है, जितनी वाइड आप ले सकते हो उतना अच्छा। अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक कि पेपर 2 और पेपर 1 फॉर एनी एग्जाम, दिस इज इन मेनी सच रेगुलेटरी एग्जाम्स की जो पेपर 2 और पेपर 1 है उसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं, जैसे ये तो पूरा पेपर 2 ही सेम था। तो एज यू ऑल्सो मेड द पॉइंट कि प्रिपरेशन शुड बी इंटीग्रेटेड, ऐसा नहीं है दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पेपर अपना फेज 1 पहले, फेज 2 जब आएगा देखेंगे, वो फिर बाद में it really becomes difficult. This time also it happened. मेरे लिए it was only a phase, जब मैंने phase 1 दे दिया था तो 27 Feb को एग्जाम था tier 2 का, तो मेरे पास 17 जनवरी के बाद बहुत शॉर्ट नोटिस था क्योंकि मुझे काम काफ़ी ज़्यादा था वर्क प्लेस पे। तो मेरे लिए ये चीज़ थी कि मुझे सिर्फ रिविजन करनी है और GST और इनकम टैक्स वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि वो एडिशंस हुई थी, तो मुझे लगा था कि अगर क्वेश्चंस आ गए, पॉसिबिलिटी थी, तो सब नहीं पढ़े थे, कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने गो थ्रू करे थे, तो वो ईजी हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड थी पहले से, मुझे सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना था। तो यही ही करना है आपको भी। दिस टाइम स्पेशली कोमल पेपर 2 था जो आपका फेज 1 का, थोड़ा सा वी कैन से वियर्ड था, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन दैट डज नॉट मीन यही रहेगा हर बार। सेबी दे हैव शोन कि अगर वो फेज 2 में ऐसा पेपर ले सकते हैं, व्हिच इज यू नो बिल्कुल वी कैन से इट वाज अ लेवल पेपर फॉर सेबी, नेक्स्ट ईयर आल्सो वो फेज 1 में भी ले सकते हैं। सो बेटर इज यू बी प्रिपेयर्ड, फेज 2 एज यू सेड उसी की प्रिपरेशन कीजिए, फेज 1 सबस्यूम हो जाएगा उसमें।
तो आई थिंक बहुत अच्छे से टच अपॉन कर लिया है हमने योर phase 2 phase 1 इंग्लिश भी आपने अच्छी टिप्स दी हैं फॉर योर डिस्क्रिप्टिव. Anything else you would like to add on for English specifically descriptive? राइट. इंग्लिश के लिए तो जितना ड्राफ्ट प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज आई मीन मैं समझती हूँ कि वो इनफ होता ही नहीं है कभी, क्योंकि आपके पास इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं. गो फॉर द करंट अफेयर्स. आई कुड रिकॉल सर ने 30 to 35 टॉपिक्स बताए थे ऐसे जो हम जिस पे ऐसे लिख सकते थे, हम प्रिपेयर कर सकते थे. एंड अगेन कीप इट इन योर माइंड, ऐसा नहीं होने वाला कि जो टॉपिक पे आप लिख के गए हो ये बहुत लक वाली चीज होती है कि वही पेपर में आ जाएगा. Exactly. क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें अगेन आई मस्ट से दैट यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट. क्यों? क्योंकि जैसे पेपर में इस बार ऐसे के टॉपिक्स आए थे तो दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल, बट मर्जर्स एंड अमलगमेशन, सिंस आई यूज्ड टू टीच कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो मैं वहाँ पे पढ़ती थी मर्जर्स एंड अमलगमेशन के बारे में. तो मैंने वो ऐसे अटेम्प्ट करा था, तो वहाँ से मुझे जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यही लिखना था उसमें, तो मैंने वहाँ से पिक करा था. मुझे वहाँ से आइडिया आया कि अच्छा मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है तो मैं ये यहाँ पे लिख सकती हूँ. जरूरी नहीं है कि वही टॉपिक्स आएंगे, बट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको लिखना कैसे है, कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, अपने वोकैबुलरी कैसे यूज करनी है, कोहेरेंस कैसे मेंटेन करके रखनी है. दैट इज अ वेरी बिग पार्ट, क्योंकि कई लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि इसका ड्राफ्ट का जो स्टार्टिंग है वो कैसा होना चाहिए. ऑफ कोर्स देयर इज अ बिगिनिंग एंड देन देयर इज अ बॉडी एंड देन देयर इज एंड. तो वो कैसे करना है वो नहीं समझ आता है. एंड देन देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक सर पॉइंट्स में लिखना है, कैसे लिखना है. द पॉइंट इज कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही मंत्रा है. यू शुड बी क्लियर इन वॉट एवर यू आर राइटिंग. और वो जो पर्सन पढ़ रहा है एग्जामिनर, उसको क्लियर होना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है. हाँ, एक इम्प्रेसिव वो तभी लगेगा जब आप उसको उस सीक्वेंस में लेके जाओगे, उस कोहेरेंस में लेके जाओगे, तब अच्छा लगेगा. प्रेसी में कई लोगों ने गलतियां करी थी. दे वर सो मच कंसर्न अबाउट कि हमने वर्ड ज्यादा लिख दिए, कम लिख दिए. ये भी प्रैक्टिस कैसे होती है, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इतने लिमिट्स में मैंने वर्ड्स में लिमिट करना है इस चीज़ को. और प्रेसी में इस बार का जो पैसेज था कुछ ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग नहीं था. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें एग्जांपल्स दे रखी थी, तो आपको उसको भी कट शॉर्ट करना था. तो इट वाज अ काइंड ऑफ मीडियम लेवल और मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रेसी, क्योंकि आपको उसको कंसाइज करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली थी. देन टाइटल, सबसे ज़्यादा बड़ी वाली गलती जो सब करते हैं, टाइटल भूल जाते हैं. बहुत सारे लोगों ने ये गलती करी है कि प्रेसी के टाइटल, इवन 2018 अटेम्प्ट में मुझे याद है कि काफ़ी लोगों ने ये गलती करी थी. तो प्रेसी का टाइटल हमेशा लिखना ही है. ये क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे फेस किए थे. मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे एक्चुअली थी, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे, सब डिस्कस करते थे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स में रहता था कि प्रेसी का टाइटल लिखना है या नहीं लिखना. तो ये लिखना रहता है, और प्रेसी जैसे लिखनी है वो कंसाइज फॉर्म में ही होती है. दैट इज नॉट समरी, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट. एंड आई रिकॉल्ड के नरवीर सर ने ये डिफरेंस बताया था कि प्रेसी और समरी डिफरेंट चीज़ें होती हैं. एंड देन थर्ड थिंग इज कॉम्प्रिहेंशन. ऑफ कोर्स इसमें एक चीज़ रह रही थी कि कितना आंसर लिखना है, व्हाट शुड बी द लिमिट, वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए. ऑफ कोर्स द पॉइंट इज जब आपको जो चीज़ दी गई है उसमें जितना उसके बारे में मेंशन, आप उतना ही आंसर लिख सकते हो, उसके अलावा कुछ बना नहीं सकते. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है एज सच. द पॉइंट इज आपको सिर्फ इतना देखना है कि उस क्वेश्चन को वेटेज देनी है, हर एक क्वेश्चन को इक्वल वेटेज देनी है, नंबर 1. नंबर 2, जो पैसेज में दिया उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखना है, आपने बाहर से कुछ नहीं लिखना है. यही टिप्स हैं, प्रैक्टिस करते रहिए. और इसका सबसे प्लस पॉइंट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में मुझे ये लगता है कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, क्योंकि उसमें और कोई चीज़ काम ही नहीं कर सकती. लक मैटर करेगा आपका. हाँ, ऐसे की केस में कि टॉपिक आपने वो आगे आपको जो आपने पढ़ रखा है. सो इसके लिए हाँ, एक और चीज़, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है. वोकैबुलरी बिल्ड होती है, सेंटेंस कॉम्पोजिशन समझ आ जाती है, और कोहेरेंस समझ आ जाती है कि किस तरह से स्टोरी उन्होंने शुरुआत करी, देन दे एक्सप्लेन अबाउट इट एंड देन दे एंडेड इट. सो वो चीज़ एक अच्छी रहती है. आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं आप किसी भी न्यूज़पेपर से जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता हो. ट्रिब्यून है, हिंदू है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप फॉलो कर सकते हैं. राइट. सो प्रैक्टिस इज द की इंग्लिश के लिए. प्रैक्टिस से यू विल गेट टू नो स्ट्रक्चर है, फ्लो रहेगा. And as you spoke about English newspapers, let's say, so see, what we suggest is that if a student has time, you are in the habit of reading newspapers, तो पढ़ते रहिए. But ऐसा नहीं हो that we have seen students that they make it बहुत ना एक बड़ी चीज़ कि newspaper पढ़ना ही है, on compromising other things. वो नहीं कर सकते हैं, है ना. लेकिन I would say आप इस पे बताइए प्लीज कि what if you are done with phase 2? फेज 1 हो गया, फेज 2, नाउ यू नो कि इंटरव्यू प्रेप करना है मुझे. तब अगर न्यूज़पेपर
पढ़ लेना चाहिए, इट इज़ अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद, या फिर मतलब न्यूज़पेपर के बारे में बताओ आफ्टर फेज 2? मेरे लिए ऐसा था कि न्यूज़पेपर हैबिट मैंने डेवलप करनी शुरू कर दी थी जब हम्म। मुझे पता चला था कि मुझे प्रिपेयर करना है, और आई हैव टू बी वेरी मच you know conversant with the current affairs regarding to the SEBI and financial affairs of course. ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में या SEBI के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसर्न है और वो पूछते हैं, और इस चीज़ों के बारे में जब आपको जानना है तो मुझे ऑनलाइन कोई भी चैनल आज सच कहूँ तो ये टीवी पे चैनल, न्यूज़ चैनल सुनना पसंद नहीं है, तो आई एम न्यूज़पेपर पर्सन, तो मैं न्यूज़पेपर में रेफर करती थी। आई रिमेंबर मैं इकोनॉमिक टाइम्स रेफर करती थी, तो और कोई न्यूज़पेपर तो नहीं देख पाती थी, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स मैंने अपने डेली स्केड्यूल में ऐड कर लिया था कि मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, मुझे पढ़ना है, और मुझे उससे न्यूज़ कवर हो जाती है। तो इसके डुअल बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में हेल्प कर जाता है, दूसरा आपको जो करंट की न्यूज़ है वो पता चल जाती है, एंड यू कैन बी इन लिंक विद दैट, और उससे ये हो जाता है कि आपका जब इंटरव्यू आएगा तो उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। बट नाउ द पॉइंट कम्स कि जिनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बड़ी डील है, उनको क्या करना है? उनके लिए जो जो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, यू कैन गो फॉर दैट। आई कुड रिकॉल सर्कुलर्स, सेबी के सर्कुलर्स, एक ये चीज़। दूसरी मैंने जो फॉलो करा था वो था मैंने स्टडी पार्टनर्स बनाए थे, डिस्कशंस करनी शुरू करती थी, और उससे ये होता था कि जो भी स्कैम्स के बारे में हमने पढ़ा था, ऑल्दो इट वाज आउट ऑफ द थिंग, बट हमें लगा था कि जो नई सीरीज आई है तो उसकी वजह से हो सकता है स्कैम के क्वेश्चंस पूछें। देन रिसेंटली अभी भी DLF और देन अपना ILFS के केसेस हुए थे, स्कैम्स हुए थे, तो उसमें हमें लग रहा था कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उसके नोट्स बनाए थे, डिस्कशंस करते थे, कैसे आंसर करना है वो देखते थे, कॉन्साइसली कैसे आंसर करना है वो देखते थे, मॉक इंटरव्यूज एक दूसरे के लेते थे हम, और एडिटैप का भी मॉक इंटरव्यू मैंने दिया है, तो उससे काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले थे। अदरवाइज मेरा फर्स्ट स्लॉट था दिल्ली के, उसमें फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट, तो ऐसे में मेरा इंटरव्यू पहले ही हो गया था, आई कुड रिकॉल मार्च में एंड में, तो मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें सर ने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए थे। तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था स्ट्रैटेजी को। एक था HR पार्ट, एक था स्टैटिक पार्ट, और एक था करंट अफेयर्स। मोस्टली लोगों ने 2 हिस्से बनाए थे, एक HR और एक करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक वन इज अ बिग की, व्हाई? क्योंकि वो ये चीज़ पूछने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू शो देम कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है कंसेप्ट की। करंट तो कोई भी पढ़ के आ जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि एवरीवन नोस कि इंटरव्यू के लिए पढ़ना ज़रूरी है, बट उन्होंने इस बार जो क्वेश्चंस पूछे थे, मुझसे जो पूछे थे, उसमें मिक्सचर था तीनों का, HR का, स्टैटिक का और करंट का, तीनों का था। स्टार्टिंग में उन्होंने बिल्डिंग पूछ लिया था, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज करंट में पूछ लिया था, 81 बॉन्ड्स पूछ लिए थे, और HR में उन्होंने प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल पूछी थी, और व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ओनली, ये क्वेश्चंस। तो इसमें आप प्रिपेयर्ड रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स से पता चल जाता है। एंड I even used to say to myself कि if you are seeing this dream, तो just own it, और own कैसे करना है? Think of yourself as SEBI officer only, कि आप बन गए हो, तो अगर आप बन गए हो तो आपको उस ऑफिस में बैठना है, आपको वो सर्कुलर्स गो थ्रू करने, you must know about the regulations, the changes which are going on in the market, so तैयार रहिए फिर आपको ये भी पढ़ना है, तो आपको अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, and you must sound like a SEBI grade officer when you are sitting in the interview. So yeah. ठीक है, तो वंडरफुली शी हैज एक्सप्लेन्ड 3 जो पार्ट्स बताए आपने प्रिपेयर किया था, एक्चुअली वही 3 पार्ट्स हैं जो प्रिपेयर करने भी चाहिए। मॉक इंटरव्यूज यू कैन टेक, बहुत प्रोवाइड, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन स्टिल अवेलेबल है, तो आप लीजिए मॉक इंटरव्यूज, जस्ट लाइक मॉक टेस्ट आप देते हैं, मॉक इंटरव्यू भी हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई कुड रिकॉल सर ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ऐड करे थे, एक्चुअली आई वाज नॉट दैट प्रिपेयर्ड एट द टाइम, और सर ने स्टैटिक क्वेश्चन पूछे थे और मुझे बोला था कि यू कैन डू इट, एंड दैट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग कमिंग फ्रॉम हिज साइड कि आप कर लोगे, बस आपको ये करना है कि आपको ब्रश अप करना है फैक्ट्स को, और एनुअल रिपोर्ट तब सर ने बोला था कि पढ़ना है आपको, तो मैंने एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मैंने सर्कुलर्स पढ़े हैं, रेगुलेशंस, क्योंकि मैंने 2018 का सिलेबस देख रखा था, तो मैंने वो भी पढ़ा है, एंड इफ यू आर रियली सीरियस इनटू इट, एंड इफ यू आर ओनली टारगेटिंग फॉर SEBI नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट नोटिफिकेशन व्हेनेवर इट कम्स आउट, तो आई मस्ट से दैट डिग इन अच्छा वाला, क्यों? क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सेबी कर क्या रहा है, उससे रियली एक पैशन बिल्ड होता है, यू मस्ट नो व्हाट इज इट्स प्रोफाइल, आप करने क्या वाले हो, तो आप रेगुलेशंस के बारे में जानिए, सर्कुलर्स के बारे में जानिए, सेबी की वेबसाइट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपको वो देखनी ही देखनी है, स्टैटिक पार्ट के लिए भी और करंट पार्ट के लिए भी, सो मेक श्योर दैट यू गो फॉर इट। तो सेबी वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस डाउन, इट्स अ सोर्स एक्चुअली, आप इसको बहुत अच्छे से रेफर कीजिए।
So I think Komal, that is it. A wonderful interaction with you. We have tried to tell the students about all the phases as well as of course your जो positivism आता है, जो आपने अच्छी चीजें बताई हैं students को, I think they are gonna help. बहुत ही मोटिवेटिंग. वी विल ट्राई एक्चुअली कि हम आगे भी आपके साथ टच में रहे. ऑफ कोर्स इफ यू हैव टाइम हमें स्टूडेंट्स को आप गाइड कीजिए. Right, so thank you so much for coming in today. Thank you so much. We wish you all the very best for Thank your you so upcoming much. career from so much. entire family, हमारी faculty members Thank as you well so as much, the ma'am. students. Thank you so much. Pleasure having you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you guys. You can like the video if you. I am really hoping that you liked it, and drop your comments नीचे कि how did you like it? What was the most striking point जो आपको आज के session से लगा? Thank you. Subscribe to our channel. Bye bye.